एल्कोहल्स और फिनोल्स में मोर एसिडिक कौन होता है और इनके एसिडिक कैरेक्टर को आप कैसे रैशनलाइज करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है बात। अब आप ये बताओगे कि एल्कोहल की एसिडिटी क्या होती है। आपको पता है एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एल्कोहल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बोलेंगे CH3 CH2OH होता है ना। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो हम बोलेंगे एसिडिक नहीं है, लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड टूट के और ये H+ को रिलीज कर तो क्या होगा, ये एसिडिक, ठीक है। तो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद पहले तो हमारा अल्कोहल ही, तो ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो हमारे पास क्या बनेगी CH3 CH2O नेगेटिव, क्योंकि भाई ये बॉन्ड तो इसे रहेगा, दो इसके पास लोन पेयर थे ना। अब अगर यहां से प्रोटॉन निकल गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रह गए, इसके ऊपर रह गए। तो इस O का फॉर्मल चार्ज क्या जाएगा, -1, इजंट इट। तो ये क्या आपका, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन। तो अगर मान लिया CH3O नेगेटिव हो जाए तो उसको बोलेंगे मिथोक्साइड। CH3 CH2O नेगेटिव हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इथोक्साइड। सिमिलरली क्या होंगी, प्रोपोक्साइड। सिमिलरली क्या होंगी, ब्यूटोक्साइड। सिमिलरली क्या होंगी, पेंटोक्साइड। यानी हम कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयंस। बात आपको पहले पड़ी। अब आपने देखना है कि भाई यहां पर एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इनमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा। अच्छा आप बताओ, अगर मान लिया ये प्रोटॉन रिलीज होने के बाद क्या, और थोड़ा आपने इनका देखना पड़ेगा भाई कि प्रोटॉन रिलीज होने के बाद मान लिया मेरे पास ये है CH और H है और यहां क्या है मेरे पास OH, ठीक है। तो मैंने देखना है ये तो मेरा क्या है, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल मोर एसिडिक होगा कि इथेनॉल कि आइसोप्रोपाइल को मैं कहता हूं भाई मिथेनॉल मोर एसिडिक होगा कि प्राइमरी अल्कोहल कि सेकेंडरी अल्कोहल कि टर्शरी अल्कोहल, हमको ये देखना है। ओके, तो आप ये बताओ अगर ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पर O नेगेटिव आएगा ना, नितिका यहां पर क्या आएगा भाई, O नेगेटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन, तो O नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। देखो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज करना। तो अगर किसी सब्सटेंस की प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी, वो कम क्यों होगी, जब प्रोटॉन रिलीज करने के बाद स्टेबल स्पीशीज ना बनती हो तो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और अगर प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या बनती हो, स्टेबल स्पीशीज, तो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इच्छा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक। तो आप ये बताओ, एक तो यहां पर हमारे पास ये होता, मतलब तीनों क्या होते हैं, मिथाइल, और एक यहां पर दो तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन और एक क्या होता है यहां पर, बताओ भाई यहां पर दो, तीनों क्या हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, क्या है, मिथाइल है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होता क्या, ये होता ना। तो प्रोटॉन निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसको फायदा करे नुकसान करेगा, नुकसान करेगा भाई, क्योंकि खुद इस कार्बन के, इस O के ऊपर खुद क्या रखा है, नेगेटिव रखा है भाई। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके ऊपर और भी ज्यादा डेंसिटी बनाने की कोशिश करेगा, इस नेगेटिव को बैलेंस करने में तो हेल्प करेगा नहीं भाई। देखो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव आ रखा है, अगर प्रोटॉन रिलीज करने के बाद नेगेटिव आ रखा है तो स्टेबलाइज कौन करेंगे उस नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और डिस्टेबलाइज कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एल्कोहल में जितना ज्यादा आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतना ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद स्टेबल नहीं कर पाएंगे भाई। मैंने एक और मिथाइल लगा दिया तो इस एल्कोक्साइड आयन को और क्या कर देंगे, डिस्टेबलाइज।
और आपने एक और क्या लगा दिया, मिथाइल, तो इस एल्कोक्साइड आयन को और भी ज्यादा क्या मिलेगा, डिस्टेबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद तो नेगेटिव आना ही आना है, और ये और तीन क्या अटैच हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। तो इसकी प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। Isn't it? बोलो भाई। तो सबसे ज्यादा बताओ कौन सा होगा हमारा, प्राइमरी एल्कोहल क्या होंगे, मोर एसिडिक, सेकेंड एल्कोहल क्या होंगे, लेस एसिडिक, और टर्शरी एल्कोहल क्या होंगे, और भी कम, सबसे कम एसिडिक हो टर्शरी। अरे भाई क्योंकि टर्शरी में प्रोटॉन निकलने के बाद जो आयन बनेगी ओ नेगेटिव आयन, उसके साथ जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको भेजेंगे, कार्बन को, और उससे O का नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने को हेल्प नहीं मिल रही। तो एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है, एल्कोक्साइड आयन मोर एंड मोर क्या हो रही है, अनस्टेबल। और अगर एल्कोक्साइड आयन मोर एंड मोर क्या हो रही है, अनस्टेबल, तो उसके बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि उसको बनाने वाला जो एल्कोहल था, उसकी प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं आपको समझ में? इसीलिए अगर मैं इसी बिना पे देखूं क्या, तो सिंपल सी बात देखो, अगर यहां पर भाई मैं इसको भी हटा दूं, कि आपको ना मिथाइल भी क्या होता है एक तरह का, अगर मैं ये भी लेता मेरे पास, तो मिथेनॉल क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक। मिथेनॉल क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए ना। लेकिन ये भी तो क्या है एक तरह का, अगर मैं इस कार्बन के साथ मिथाइल 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 जोड़ूंगा, तो ये मोर लेस एंड लेस क्या हो जाएगा, एसिडिक। लेकिन अगर मैं इसको हटा के यहां पर H लगा दूं, सिंपली H, तो ये जो CH3 था OH के साथ, वो भी तो क्या था एक तरह का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। तो H क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कम होता है ना इसका। इसका मतलब HOH क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक। यानी कि जो हमारा कौन सा HOH, यानी कि वाटर क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। तो टर्शरी से मोर एसिडिक कौन सा होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी से मोर एसिडिक कौन सा होगा, प्राइमरी। और प्राइमरी से मोर एसिडिक कौन सा होना चाहिए हमारा, वाटर। क्या होना चाहिए भाई, वाटर शुड बी मोस्ट एसिडिक। क्योंकि इसमें एटलीस्ट क्या होता है, मान लिया यहाँ पर मैं H भी कर देता हूं, तब भी तो क्या है, ये CH3 है, मैं CH3 को उठा के यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, H। तो आपको पता है O के साथ CH3 मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है इन कंपैरिजन टू H। तो H2O शुड बी मोर एसिडिक। और ये बात यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो। आप ये रिएक्शन देखो एक बार, आप बताओ, ये हमारे पास क्या है, एक एल्कोक्साइड आयन, और ये हमारे पास क्या है, वाटर। अब वाटर इससे अगर मान लिया वीक एसिड होता, तो वाटर यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, लेकिन वाटर इसको फटाक से क्या रिलीज कर देगा, प्रोटॉन, और क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। यानी कि एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर वाटर से, देखो आपको पता होगा ना, अगर आप दो एसिड मिलाते हो, क्या अगर आप दो एसिड मिलाते हो, तो जो मोर एसिडिक होता है वो तो बिहेव करता है एसिड की तरह, और जो लेस एसिडिक होता है वो कैसे बिहेव करता है, बेस की तरह। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई। तो यहाँ पर ये जो बेस होगा ये प्रोटॉन ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कंजुगेट एसिडी, तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा, ROH। नहीं है आपको समझ में, बोलो भाई। एल्कोक्साइड इज ए बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन आयोड। तो यहां से मुझे बात पता लगी कि एल्कोक्साइड आयन क्या होती है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है, किससे, OH नेगेटिव आयन से। और ROH से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है बताओ भाई, हमारा वाटर। नहीं है आपको, अरे भाई एसिड प्रोटॉन रिलीज कर क्या बनाएगा, बताओ, कंजुगेट बेस। और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या बना, कंजुगेट एसिड। तो इसका मतलब ये तो क्या है, इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये क्या है इससे वीक, ये क्या है बेटर, तो क्या है इससे प्रोटॉन एक्सेप्टर। नहीं है आपको समझ में, ये क्या है इससे बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझे बात, तो हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस। बोलो भाई, बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझे बात, नहीं आपको समझ। एल्कोहल यहां पर कैसे एक्ट कर रहे हैं बताओ, अरे भाई एल्कोहल एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल। एल्कोहल ध्यान रखियो ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, कई बार ये प्रोटॉन रिलीज भी कर देते हैं। नहीं है आपको, अगर ये मैं एक पूरी बार देखता है तो खैर भाई
इतना है नहीं। लेकिन एल्कोहल कई बार क्या करते हैं, ये खुद क्या करेंगे, प्रोटॉन रिलीज करेंगे, क्या बनाएंगे, एल्कोक्साइड आयन। ये मैंने आपको बताया था, आ गया आपको। तो इनके पास क्या होता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई इनका एल्कोहल का आपको एसिडिक कैरेक्टर पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, नितिका उपकार, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, बताओ, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। अब हम बात करेंगे फिनोल्स की एसिडिटी क्या होती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, आमतौर पे ये पाया जाता है जो फिनोल्स होते हैं ना, वो लाखों गुना स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं किससे, अल्कोहल से। आप कहोगे हाउ इज इट पॉसिबल, अल्कोहल भी तो क्या थे, एसिड थे, तो इनमें तो फिनोल मोर एसिडिक क्यों होते हैं। तो आप ये बताओ, मान लिया ये तो हमारे पास क्या है, फिनोल है, और ये हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है, तो CH3CH2OH है कि नहीं है, बताओ। तो पहली बात तो इसमें स्टार्टिंग वाली स्पीशीज में रेजोनेंस नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है। अगर ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा तब हमारे पास क्या बनेगी, एल्कोक्साइड आयन, वो क्या हो जाएगी, CH3 CH2 और O, 2 4 और 2 6 नेगेटिव। ये अगर मेरे पास वही, अब इसके अंदर किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बताओ, इसके अंदर किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, रेजोनेंस की यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि है कोई पॉसिबिलिटी। देखो मैंने क्या बताया था, एसिड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन रिलीज करना चाहे। एरिहेनियस एसिड स्पेशली कौन सा होता है, जिसकी प्रोटॉन को रिलीज करने की इच्छा हो, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है, जिसकी प्रोटॉन रिलीज करने की ज्यादा इच्छा होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, रिलीज करने की कम इच्छा होगी क्या होगा, वीकर एसिड। और ज्यादा इच्छा कब होती है, जब प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या बनती हो, स्टेबल स्पीशीज बनती हो, तो प्रोटॉन रिलीज करने की इच्छा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो इसकी प्रोटॉन रिलीज करने की इच्छा है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। दूसरी तरफ अगर जो फिनोल है, अगर ये क्या रिलीज कर देता है बताओ, अगर फिनोल हमारा, ये फिनोल हमारा क्या रिलीज कर देता है बताओ, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, तो इसके पास 2 4 2 6, इसके पास नेगेटिव आएगा ना हमारे पास वही। लेकिन अब आपको साफ दिख रहा है, ये लोन पेयर क्या है इसके कॉन्जुगेशन में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज हमारे पास कौन सी बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, O नहीं आपको समझ में, डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर नहीं आया क्या। अब जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा, बताओ, ये यहाँ पर आ गया, बोलो भाई, नहीं है आपको, बताओ। अब जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं है आपको समझ में। तब बताओ हमें क्या मिल जाएगा, तब बताओ हमको क्या मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा हमको। और जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये वापस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेगेटिव था वो घूम फिर के बताओ कहाँ पर आ गया, O के ऊपर आ गया ना, कि नहीं आ गया। लेकिन इस प्रोसेस में आपको दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो O के ऊपर फिक्स्ड नहीं है, वो क्या बताओ अच्छे से, डिलोकलाइज्ड, इजंट इट। कभी वो चार्ज यहाँ है, कभी वो चार्ज यहाँ है, तो इसका जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं उपकर, क्या फिनोक्साइड आयन का चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि एल्कोक्साइड आयन, सॉरी एल्कोहल प्रोटॉन रिलीज कर क्या बनाते हैं, एल्कोक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। लेकिन फिनोल प्रोटॉन रिलीज करके क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन, जो कि है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो फिनोल क्या बनाता है प्रोटॉन रिलीज करके, मोर स्टेबल स्पीशीज। एल्कोहल क्या बनाता है, लेस स्टेबल स्पीशीज। इसीलिए फिनोल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी एल्कोहल के मुकाबले। इसीलिए फिनोल, तो देखो वाटर से, अरे भाई टर्शरी से स्टेबल कौन सा था, टर्शरी से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा था, सेकेंडरी, उससे स्ट्रॉन्गर प्राइमरी, उससे स्ट्रॉन्गर मिथेनॉल, उससे स्ट्रॉन्गर वाटर। लेकिन उन सब से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर ना आपको समझ में,
क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, फेनोक्साइड आयन। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो हमारा जो एल्कोहल था, क्या बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, तो ये भी तो क्या होगा हमारा, बताओ, ये भी तो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, नहीं आपको, मैं आपके दिमाग में आएगा, अगर प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनी है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो प्रोटॉन रिलीज करने से पहले फिनॉल भी तो क्या था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, बिल्कुल था, लेकिन उतना नहीं था जितना फिनोक्साइड आयन है। क्या फिनोक्साइड आयन क्या है, कहीं ज्यादा स्टेबल है, किसके मुकाबले, एल्कोहल, फिनॉल के मुकाबले। आपको कैसे कैसे, फिनॉल में ऐसा क्या है, देखो एग्जैक्टली सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किसकी बना सकते हो, फिनॉल की, बस अंतर क्या रखियो, यहां पर O नेगेटिव की बजाय यहां पर आपने क्या रखना, बताओ भाई, OH रखना है, ठीक है। तो अब दो लोन पेयर ना भाई, तो ये यहां पर आएगा, तो इस O पे क्या जाएगा, फॉर्मल चार्ज +1, और यहां पर क्या जाएगा, -1। तो यहां पर जितनी भी क्या है ऑक्सीडेशन, जितनी भी यहां पर क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें O के ऊपर क्या है, इसमें प्लस, और यहां पर क्या है नेगेटिव, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पर पहली बात तो यहां पर चार्ज, यहां पर रेजोनेंस तो है लेकिन यहां पर चार्ज नहीं है कोई जिसको डिस्पर्स करना पड़ रहा है, यहां पर तो चार्ज सेपरेशन है। और जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था रेजोनेंस, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा मॉलिक्यूल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है या ओवरऑल, तो उसको डिस्पर्स करने से ज्यादा फायदा होता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमारा क्या है, न्यूट्रल, और उसके अंदर रेजोनेंस से क्या पैदा हो जाए, चार्ज सेपरेशन, तो स्टेबिलिटी आती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती होती, पता हो ना आपको भाई, क्योंकि चार्ज सेपरेशन, रेजोनेंस आ रहा है तो स्टेबिलिटी तो आएगी, रेजोनेंस की वजह से भाई स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा बल्कि चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्या इसमें क्या है, इसमें तो भाई इस स्पीशीज में नेगेटिवली क्या था, चार्ज, और रेजोनेंस की वजह से कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, जस्ट वही चार्ज अपनी पोजीशन को लगातार बदलने लग रहे हैं। लेकिन एल्कोहल में क्या था, सॉरी फिनॉल में क्या था, फिनॉल में कोई चार्ज नहीं था, वो तो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ है। तो फिनॉल क्या इतने स्टेबल नहीं होगी जितना कौन होगा, फिनोक्साइड आयन, इसीलिए फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो ये हमारा क्या है, तो एल्कोहल क्या बनाया करता है, एल्कोक्साइड, और ये क्या बनाता हमारा, फिनोक्साइड आयन। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो, ठीक है। और इसकी वजह हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्या, अरे भाई OH से यहां पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, एक बात यहां पर और भी है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने में एक बात और भी है, ये तो है ही है, ये तो है ही है बात कि फिनोक्साइड आयन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन एल्कोहल में जो कार्बन हुआ करता है ना जिससे OH ग्रुप अटैच्ड था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, लेकिन यहां पर कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसके पास S कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपको पता है S कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बढ़ती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये O को देता है उससे कम दे पाएगा ना, कम दे पाएगा तो O मजबूरी में कहां से खींचेगा, H से। नहीं आपको समझ में, अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता मतलब कार्बन इस O से तो लेस ही होगा, O से तो क्या होगा, लेस, लेकिन एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो O बेटर डेंसिटी कहां से खींच पाएगा, sp3 से, sp2 कार्बन से डेंसिटी इतना बेटर तरीके से नहीं खींच पाएगा, तो मजबूरी में इसको डेंसिटी कहां से खींचनी पड़ती है, OH बॉन्ड से, कहां से, H की, तो इससे फिर प्रोटॉन का रिलीज क्या हो जाता है, ज्यादा इजी। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है और आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल क्या हो जाता है, मोर इजी इन कंपैरिजन टू। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो, अच्छा अब इनकी जो एसिडिटी है, क्या, जैसे आप ये बताओ, जैसे हमारे पास फिनॉल, हमारे पास एल्कोहल थे, क्या, हमारे पास जो एल्कोहल थे, क्या
टर्शरी से मोर एसिडिक कौन था? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से मोर कौन था? प्राइमरी। बस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मिथेनॉल है, क्या आपके पास मिथेनॉल है OH, तो इन H को हटा के आप जितने क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उतना क्या होगा ये कंपाउंड मोर एसिडिक। वजह, मेरे पास जो मिथेनॉल है इसमें मैं इन 3 H को हटा के जितने ज्यादा क्या लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, डेंसिटी कहां से खींचेंगे? कार्बन से। कार्बन कहां से खींचेगा? O से। O कहां से खींचेगा? H से। तो H का रिमूवल क्या हो जाएगा? इजी। या आप इसको ऐसे मान सकते हो भाई कि प्रोटॉन जाने के बाद जो नेगेटिव आना हो किसके ऊपर आना है? O के ऊपर आना। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बेटर तरीके से खींच खांच के कंपनसेट करवा देंगे। नहीं है आपको? तो जितने आप यहाँ पर क्या लगाओगे उठा हटा के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो मिथेनॉल में 3 प्रोटॉन नहीं कार्बन के ऊपर, उनको हटा के आप जितने ज्यादा क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा क्या आएगा हमारे पास? मोर एसिडिक कैरेक्टर। और जितने आप क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उतना क्या होगा? लेस एसिडिक। तो सेम आर्गुमेंट हमारे यहाँ भी है। क्या हमारा भाई, हमारा जो फिनोल है, फिनोल हमारा मोर एसिडिक है कि नहीं है? फिनोल हमारा मोर एसिडिक है कि नहीं है? क्यों बताइयो? हमरा फिनोल इतना एसिडिक क्यों है? बताओ, हमरा फिनोल इतना एसिडिक क्यों भाई? बताओ। क्योंकि ये प्रोटॉन निकलने के बाद बनती क्या है? फिनोक्साइड आयन, जो कि क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो नेगेटिव चार्ज O के ऊपर जम के नहीं बैठा रहता, बल्कि क्या होता रहता है? डीलोकलाइज, बाकी कार्बन एटम्स के ऊपर भी। उपकार, यही वजह है ना भाई? तो क्या बोलते हैं? इट इज वेरी एसिडिक। नहीं आपको समझ में? तो क्या किसी तरीके से इसको और भी एसिडिक बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, फिनोल में प्रोटॉन रिलीज नेगेटिव आता है, तो कोई भी चीज जो कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में हेल्प करेगी, वो फिनोक्साइड आयन क्या कर देगी? मोर स्टेबलाइज। मोर स्टेबल नहीं है आपको भाई, स्टेबलाइज कर देगी, मोर स्टेबल कर देगी आपको समझ में। और उससे प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी फिनोल की बढ़ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं मैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप, क्या लगा दूं? तो मैं इस फिनोल के ऊपर, अगर मैं फिनोल के ऊपर क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कहां पर? ऑर्थो पे या पैरा पे? ऑर्थो पे या मेटा पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप फिनोक्साइड आयन का क्या देखते हो? डीलोकलाइजेशन। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आता है? ऑर्थोसाइट्स पे और पैरासाइट्स पे। तो अगर ऑर्थोसाइट्स पे पैरासाइट पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगा, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से भी और माइनस आर इफेक्ट से भी, दोनों से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाने से फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो क्या होना चाहिए? मोर एसिडिक। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊं, तो अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाऊं? अगर फिनोल में जो 5 साइट बची हुई हैं उन पे मैं क्या लगाऊं? इलेक्ट्रॉन। तो उससे नुकसान है, फायदा होगा? वो फिनोक्साइड आयन क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। क्योंकि फिनोक्साइड आयन में रिंग के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता होगा ना। और वो नेगेटिव चार्ज कहां पर आता है? ऑर्थो और पैरा पे आता है। तो अगर मैं ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन कौन से? मिथाइल टाइप। क्या भाई? मिथाइल टाइप। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। तो उससे क्या होना चाहिए? ये लेस एसिडिक। क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? तो अगर फिनोल में क्या, तो अगर फिनोल में क्या भाई, अगर फिनोल में मैं यहां पर NO2 लगा देता हूं, तो ये तो क्या हो जाएगा? फिनोल से मोर एसिडिक। लेकिन यहां पर मैं क्या लगा देता हूं? बताओ भाई, CH3 लगाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। क्यों? क्योंकि फिनोल का प्रोटॉन निकलने के बाद जो नेगेटिव आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करेगा? उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जब इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा?
नेगेटिव, तो उस टाइम पे ये भी क्या करेगा, नेगेटिव इसको भेज रहा है, ये डेंसिटी भेज रहा है इसको भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और विड्रॉइंग हो तो फायदा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फिनोल में अगर आपने क्या लगा दिए, ऑर्थो मेटा पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो उससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो उससे एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। नहीं आपको समझ में? इसे देखो भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अच्छा मैंने क्या बताया था, मेटा पे तो असर नहीं पड़ेगा, क्यों? असर तो पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मेटा पे आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो होता ही है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। तो मेटा पे लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पर आता है, ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं है आपको। तो देखो अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल उपकार, अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल देखोगे और पैरानाइट्रोफिनोल देखोगे तो उनके पीके क्यों रखें 7.2 7.1 और रखें, लेकिन मेटानाइट्रोफिनोल क्या रखा बताओ भाई 8.3। बात आपको पहले पड़ी। और फिनोला क्या बताओ 10, फिनोल का बताओ क्या है भाई 10 है, नहीं है क्या 10 बस, फिनोला क्या है 10 उपकार, फिनोल का 10 है। तो देखो जैसे आपने क्या लगाए नाइट्रो ग्रुप, चाहे ऑर्थो पे लगाओ, चाहे पैरा पे लगाओ, चाहे मेटा पे लगाओ, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया फिनोल का, बढ़ गया। नहीं है आपको, बोलो भाई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तभी तो पी के वैल्यू क्या होगी, घट गया। आपको याद होना चाहिए भाई, अब मैंने आपको पढ़ाया था 11वीं क्लास में कि लोअर पी के वैल्यू क्या बताती है, मोर एसिडिक, और हायर पी के वैल्यू क्या बताती है, लेस एसिडिक। तो क्या हो गया, ये मोर एसिडिक हो गया, इजंट इट। अब बताओ ये क्या हमारा ऑर्थोक्रिजोल, ये क्या है मेटाक्रिजोल और पैराक्रिजोल। क्रिजोला मतलब क्या, आपने क्या लगा दिया है मिथाइल, क्या लगा दिया भाई मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा नुकसान, ज्यादा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेस एसिडिक। तो पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। नहीं है आपको समझ में? अरे बोलो। और ये बात और देख लो, आपको पता होगा ना, और मैंने क्या होता ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव भी कहां पर आता है, इस डीलोकेलाइजेशन के जरिए नेगेटिव कहां पर आता है उपकार, ऑर्थो और पैरा पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज द बेटर कहां कर पाएगा, ऑर्थो और पैरा बैठ के, है ना। तो ऑर्थो और पैरा बैठाओगे ना इसको, तो देखो 10 से कितना हो गया हमारे पास, ये 10 पॉइंट, तो 10.2 मेटा पे लगाया तो बढ़ तो गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। और इथेनॉल देखो भाई, इथेनॉल तो बेचारा 15.9 है, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, इसका तो बहुत ही ज्यादा क्या है पीके, मतलब ये तो क्या बहुत ही कम एसिडिक है फिनोल के मुकाबले। तो ये मत कहियो ये 15 ये 7 है, ये लाखों गुना हो गया। क्या हो गया, ये लाखों गुना भाई, क्योंकि ये पीके लॉग की स्केल होती है, क्या होती है लॉग स्केल होती है। पता होगा ना आपको भाई, यहाँ पर 10 की पावर 1, अगर लॉग स्केल पे एक भी नंबर घटता है तो वो 10 घटता है, 2 घटता है तो 100 घटता है, 3 घटता है तो 1000 चेंज होता है, 4 घटता है तो 10,000 चेंज होता होगा ना आपको भाई। 10 की पावर होता है लॉग, नहीं पढ़ रखा आपने मैथ में, मैंने आपको एक चैप्टर भेजा था मैथमेटिक्स के लिए, वो आपके फिजिक्स में तो है भाई, फिजिक्स में तो आपका चैप्टर पहला ही है जिसमें सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ता है। वो पढ़ा आपने उपकार, फिजिक्स में है नहीं आपकी में, लॉगरिथम एंटीलॉगरिथम, कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बच के कहाँ जाओगे। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।